मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल एंड इट्स टाइप्स। सेल एंड इट्स टाइप को जानने से पहले आप आगे वाले जो टॉपिक्स आ रहे हैं जो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और इसके अलावा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है इन टॉपिक को समझने से पहले वो समझना मुश्किल है। इन टॉपिक को समझे बगैर वो टॉपिक समझना मुश्किल है। आइए थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं और उसके बाद हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक्स पे। सेल, व्हाट इज सेल? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी because cell is the basic structural and functional unit of living organisms। तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं, तमाम जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं? एनिमल्स है, प्लांट्स है और माइक्रोब्स है। माइक्रोबायोलॉजी में जो हमने पढ़े हैं वो है। तो इन तमाम की जिस्म सेल से बने हैं, चाहे वो एक सेल का बना है, चाहे वो मिलियन सेल से बना है, लेकिन तमाम जिंदा चीज़ों की बॉडीज़ जो है वो सेल से बने हैं। फिर कहते हैं स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि सारे जिंदा चीज़ों की जिस्म जो है, अजसाम जो है वो सेल से बने हैं। और सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि अगर एक लिविंग थिंग में एक सेल फंक्शन करता है तो तभी वो पूरा लिविंग फंक्शन करता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। अगर सेल्स अपना अपना काम सही करे तो तभी एक ह्यूमन बीइंग जिंदा रह पाता है। अगर कोई भी सेल या सेल के बहुत सारे सेल अगर काम करना छोड़ दे तो लिविंग थिंग मर जाएगा और वो जिंदा नहीं रहेगा। ओके, एक हेल्थी ऑर्गेनिजम्स में सेल नॉर्मल फंक्शन करते हैं और जब सेल एबनॉर्मल फंक्शन करते हैं तो वो इल रह जाता है, और जब सेल फंक्शन ही छोड़ देता है तो वो मर जाता है। तो सेल को इसलिए फंक्शनल यूनिट भी कहा गया। तो मैंने इससे पहले जो टॉपिक था उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है जबकि ऑर्गेनेली को नहीं कहा जाता। वो इसीलिए कि सेल जिंदा रह सकता है, एक अकेला सेल भी जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, जबकि एक ऑर्गेनेली अगर सेल से निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती और मर जाती है। इसीलिए इसको ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया कि इससे लोअर लेवल पे फंक्शंस जो है वो मुमकिन नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं सेल एंड देयर टाइप्स। सेल बेसिकली सेल के दो किस्म हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ सेल। पहले वाले को है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल की जो है ना डिटेल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल की डिटेल पढ़ेंगे। वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पर आप यही याद रखो कि सेल के 2 टाइप्स है, सेल के 2 किस्म है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक की वर्ल्ड में इस टर्मिनोलॉजी में जो ये 2 लफ्ज़ से बना है, एक है प्रो। प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, और कैरियन का मतलब होता है जो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले वो ज़माना जिसमें लिविंग थिंग में न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था, उस ज़माने की जो सेल है उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक ज़माना पहले साइंस कहता है ना कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है, पहले एटम्स थे, फिर वो एटम्स इकट्ठे हुए, फिर उनसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बन गए, फिर प्रोकैरियोटिक्स डेवलप होते गए, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बन गए, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ गए सारी चीज़ें। तो वो ज़माना जब यूकैरियोटिक सेल अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, उस ज़माने से पहले के जो सेल थे उनमें न्यूक्लियस नहीं था। एक फिक्स न्यूक्लियस शेप
या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था, उन सेल्स को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो अभी भी दुनिया में मौजूद है प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप न्यूक्लियस नहीं जानते तो वो यूकैरियोटिक सेल की टॉपिक में इंशाल्लाह ताला आप जान पाएंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। सो दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, डू नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, और इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती है, इंशाल्लाह वो यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म इन विच बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर। पर प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ें तो नहीं होती, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, पर इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो एक एरिया को कवर करता है। एरिया, उस एरिया को जो ये कवर करता है उसको बोलते हैं साइटोसोल, ये वाला साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। इस साइटोसोल या इस साइटोप्लाज्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ओके, जो रिएक्शंस किसी जिंदा चीज़ को जिंदा रखते हैं, किसी जिंदा चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वही रिएक्शंस इसकी साइटोप्लाज्म्स में होते हैं। लूज डीएनए इन राइबोसोम प्रोटीन्स, इनकी इस साइटोप्लाज्म में, इस साइटोसोल में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें तो नहीं होती, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, पर ये दो चीज़ें होती है, डीएनए उसमें होता है और राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए और राइबोसोम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, ये दोनों मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। आइए अब सिंपल सा एक प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सो प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया है, उसमें एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सो आइए एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जो हमने बातें यहाँ पे डिस्कस की उसको यहाँ पे देखते हैं कि इसमें आया ये है कि नहीं है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। मैंने उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है और इसकी थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, इसमें बहुत सारे डिटेल है पर मैंने थोड़ा सा दिया है क्योंकि ये 9th क्लास के लिए लेक्चर है तो डिटेल की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब बैक्टीरिया में एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जो हमने कहा कि एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, ओके। इस सेल मेम्ब्रेन ने एक एरिया को कवर किया है, ये जो सारी एरिया है ये वाली, ये सेल मेम्ब्रेन ने कवर की है और इस एरिया को बोलते हैं साइटोसोल। इस एरिया को क्या बोलते हैं, साइटोसोल। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, साइटोसोल, या इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है लूज डीएनए। सो ये मैंने डीएनए, ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहा है, इसको ये लूज डीएनए की फ्रेगमेंट्स पड़े हैं इसमें, और इस एरिया को जहाँ पे न्यूक्लियस, जहाँ पे डीएनए पड़ा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड रीजन। फिर ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन से डॉट्स, ये ग्रीन से डॉट्स, ये इसमें है राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ओके। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में एक होता है सर्कुलर डीएनए, ये है सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कुलर डीएनए और इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसके अलावा इसमें होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक और भी लेयर होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल से छोटी छोटी इस तरह की प्रोजेक्शन निकली होती है, छोटे छोटे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उसको कहते हैं, एक को कहते हैं पिलस और बहुत को कहेंगे, बहुत सारे अगर है तो उसको कहेंगे पिलाए। इसके अलावा इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अक्सर बैक्टीरिया की एक एंड पे या दोनों एंडों पे या इर्द गिर्द सारों जगहों पे होता है एक लंबा सा थ्रेड, इसको कहते हैं फ्लैजिला। और ये बैक्टीरिया ये फ्लैजिला हिलाता है और
आगे मूवमेंट कर पाता है। सो इसको कहता है फ्लैजिला। फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल, इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं कैप्सूल लेयर, कैप्सूल लेयर। सो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। ये प्रोकैरियोटिक इसीलिए है क्योंकि इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाइड रीजन है। ओके, जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक यूकैरियोटिक सेल में, सो वो इसके बाहर पड़े हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक की एक एग्जाम्पल है। इसके बाद दो टर्मिनोलॉजीज और है जो आपको याद रखनी चाहिए फर्दर के टॉपिक को समझने के लिए। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए ये दो टर्मिनोलॉजी भी याद रखिए। एक है हेटेरोट्रोप्स और दूसरा है ऑटोट्रोप्स। तो हेटेरोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते हैं। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं, हम अपना खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, तो हमें बाहर से खुराक लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम खाना खाते हैं ना, तो ये तो हमने बनाया नहीं है, ये तो प्लांट से बना है, गंदुम से आया है या किसी एनिमल को ज़बह करके आया है, तो हम हेटेरोट्रोप ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सो डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इस हेटेरोट्रोप क्यों नहीं बना सकते अपना खाना? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स नहीं है, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि वो प्लांट हो, अगर माइक्रोब हो, अगर प्रोटोजोन्स हो, अगर उनमें क्लोरोफिल है तो वो अपना खुराक बना सकते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो खुराक नहीं बना सकते। तो हेटेरोट्रोप में क्लोरोफिल नहीं है तो वो खुराक नहीं बना सकते। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स हेटेरोट्रोप है। फंजाई आपने देखा ही होगा, मशरूम जो होते हैं फंजाई, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो भी हेटेरोट्रोप है। और सम माइक्रोब्स भी ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो हेटेरोट्रोप होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स इंसानों में या प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजीज़ फैलाते हैं, उनसे खुराक हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो बदले में उसको डिजीज़ लग जाता है। इसके अलावा ऑटोट्रोप्स, सो ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, सो हैव क्लोरोफिल, ऑल प्लांट्स एंड सम माइक्रोब्स। ओके, सो दिस, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना खुराक खुद बना सकते हैं, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें क्लोरोफिल होता है और इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स और माइक्रोब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको अगले टॉपिक समझ नहीं आएंगे जो भी हम पढ़ते हैं आगे बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट है सेल और इसके किस्म, और फिर इसको समझना थोड़ा डिटेल से। थैंक यू।